हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। आज का हमारा ये वीडियो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, और इससे पहले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी एल्टन ने। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आत्पोद्भिद, ऑप्शन दूसरा है छायारागी, ऑप्शन तीसरा है मरूदभिद और ऑप्शन चौथा है शैलोदभिद। तो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आत्पोद्भिद। अगला प्रश्न, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। ऑप्शन पहला है सदाहरित वन, ऑप्शन दूसरा है दृढ़पर्णी वन, ऑप्शन तीसरा है घास वन और ऑप्शन चौथा है मरुस्थल। तो अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सदाहरित वन। अगला प्रश्न, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। उन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? ऑप्शन पहला है सदाहरित वन, ऑप्शन दूसरा है दृढ़पर्णी वन, ऑप्शन तीसरा है घास वन और ऑप्शन चौथा है मरुस्थल वन। तो प्रश्न हमारा क्या है? उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, घास वन। अगला प्रश्न, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। तो किस मंडल में पाया जाता है? वायुमंडल में बादल, बिजली, तूफान, आंधी, ये सब किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समताप मंडल में, ऑप्शन दूसरा है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन तीसरा है मध्य मंडल में और ऑप्शन चौथा है आयन मंडल में। तो पांचवे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है हेलोफाइट, ऑप्शन दूसरा है ऑक्सिलोफाइट, ऑप्शन तीसरा है कैज्मोफाइट और ऑप्शन चौथा है लिथोफाइट। तो लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हेलोफाइट। अगला प्रश्न, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है अपर्दन, ऑप्शन दूसरा है ह्यूमस, ऑप्शन तीसरा है मृदा जनन और ऑप्शन चौथा है जलीयोजन। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन, ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान कहाँ होता है? ऑप्शन पहला है ऊपरी स्तर में, ऑप्शन दूसरा है तल स्तर में, ऑप्शन तीसरा है मध्य स्तर में
और ऑप्शन चौथा है तीनों स्तरों में एक समान। तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है सुपोषी, ऑप्शन दूसरा है कुपोषी, ऑप्शन तीसरा है दोमट और ऑप्शन चौथा है बलुई। तो वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। ऑप्शन पहला है हुमस, ऑप्शन दूसरा है हुमिक सम्मिश्र और ऑप्शन तीसरा है डफ और ऑप्शन चौथा है करकट। तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शन पहला है ए संस्तर, ऑप्शन दूसरा है बी संस्तर, ऑप्शन तीसरा है आर संस्तर और ऑप्शन चौथा है ओ संस्तर। तो मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओ संस्तर में। अगला प्रश्न, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना होता है। ऑप्शन पहला कह रहा है 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, ऑप्शन दूसरा है 70% बालू प्लस 30% मृत्तिका, ऑप्शन चौथा है 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका और ऑप्शन चौथा है 10% बालू प्लस 90% मृत्तिका। तो 12वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। प्रश्न हमारा कह रहा है मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है यूरिया एवं फास्फेट, ऑप्शन दूसरा है डोलोमाइट एवं सल्फर, ऑप्शन तीसरा है डोलोमाइट एवं जिप्सम और ऑप्शन चौथा है डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन प्रश्न हमारा 14 है नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन पहला है ओसिलोटोरिया और दूसरा है टाइलोपोथ्रिक्स, ऑप्शन तीसरा है एनाबीना और ऑप्शन चौथा है एजोटोबैक्टर। तो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है एजोटोबैक्टर। अगला प्रश्न, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है।
15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन पहला है सबसे पहले घास। घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? गिद्ध। और गिद्ध को कौन खाता है? शेर। और दूसरा कह रहा है घास। घास को खाता है गिद्ध। गिद्ध को खाता है हिरण। हिरण को खाता है शेर। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत दिख रहा है कि क्योंकि घास गिद्ध खाता नहीं है। और तीसरा हमारा क्या कर रहा है? घास, फिर हिरण, फिर शेर, फिर गिद्ध। और ऑप्शन चौथा कर रहा है घास, शेर, हिरण, गिद्ध। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा घास, हिरण, शेर और गिद्ध। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर को गिद्ध खाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पहला उत्पादक व ऊर्जा, दूसरा उपभोक्ता व खनिज चक्र, और तीसरा उत्पादक व खनिज चक्र, और चौथा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। अगला प्रश्न, परितंत्र में होती है। तो पारितंत्र में क्या होती है? ऑप्शन पहला ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, दूसरा ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऑप्शन तीसरा ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, और चौथा ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। तो परितंत्र में होता है। तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है मांसाहारी, ऑप्शन दूसरा कह रहा है मृतोपजीवी पादप, ऑप्शन तीसरा कह रहा है शाकाहारी, और ऑप्शन चौथा कह रहा है प्रकाश संश्लेषी पादप। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी पादप। प्रकाश संश्लेषी पादप खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप। अगला प्रश्न, घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। आपको बताना है घास के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। ऑप्शन पहला कह रहा है सीधा, ऑप्शन दूसरा कह रहा है उल्टा, ऑप्शन तीसरा कह रहा है रैखिक, और ऑप्शन चौथा कह रहा है अनियमित। तो घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा। अगला प्रश्न, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। कैसी होगी? जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। ऑप्शन पहला है लंबी, ऑप्शन दूसरा अधिक लंबी, ऑप्शन तीसरा है छोटी, और ऑप्शन चौथा है अधिक छोटी। तो जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी अधिक विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। अगला प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पर्णहरित, दूसरा एटीपी, तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा हरे पौधे। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। ऑप्शन पहला है अपघटक, ऑप्शन दूसरा है उत्पादक, ऑप्शन तीसरा है पर्णहरित और ऑप्शन चौथा है इनमें से सभी। तो किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है इनमें से सभी, यानी अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में होते हैं, किसी पारितंत्र में क्या होते हैं? ऑप्शन पहला कह रहा है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन, तीसरा उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन तीसरा पौधे तथा जंतु और ऑप्शन चौथा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला प्रश्न, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। प्रश्न हमारा है 24, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। पहला मृदा अपरदन, दूसरा बाढ़ आना, तीसरा सूखा पड़ना और चौथा उपयुक्त सभी। तो वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना तीनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? ऑप्शन पहला कह रहा है गेहूं का खेत, ऑप्शन दूसरा कह रहा है आम का बाग, ऑप्शन तीसरा कह रहा है घास का स्थल और ऑप्शन चौथा है एक्वेरियम। तो कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, घास का मैदान। अगला प्रश्न, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला जैव समुदाय, ऑप्शन दूसरा जैव विविधता, ऑप्शन तीसरा जनसंख्या और ऑप्शन चौथा है पारितंत्र। तो जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या। जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है पारितंत्र, ऑप्शन दूसरा है जैव समुदाय, ऑप्शन तीसरा है जैव समुच्चय और ऑप्शन चौथा है जैव विविधता। तो एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। तो 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैव समुदाय, ऑप्शन दूसरा सही है, जैव समुदाय। अगला प्रश्न, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था या सर्वप्रथम किसने इस शब्द का प्रयोग किया था? तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे, पहला है ई हैकर, दूसरा है कैंसर, तीसरा है ओडम और चौथा है रीटर। तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई हैकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे ई हैकल। अगला प्रश्न,
रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है पारितंत्र, ऑप्शन दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन तीसरा है जैव तंत्र और ऑप्शन चौथा है जैव समुच्चय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र। ऑप्शन पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। एक पारितंत्र में शैल हरिकाई का स्थान होता है। एक पारितंत्र में शैल का स्थान कौन सा होता है या हरिकाई का स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है उपभोक्ता, ऑप्शन दूसरा है उत्पादक, ऑप्शन तीसरा है अपघटक और ऑप्शन चौथा है शाकाहारी। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं कैसे? पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा सर्वाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड उपभोक्ता। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता। अगला प्रश्न, पारितंत्र में बाज का स्थान है। बाज किस स्थान पे आता है? जैसे हमारा है ना कि घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, शेर को गिद्ध खाता है, गिद्ध या बाज जो भी कह लीजिए। तो पारितंत्र में बाज का स्थान है पहला उपभोक्ता, दूसरा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, तीसरा सर्वोच्च उपभोक्ता और चौथा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता। अगला प्रश्न, पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव क्या है? ऑप्शन पहला सर्वाहारी, ऑप्शन दूसरा मांसाहारी, ऑप्शन तीसरा शाकाहारी और ऑप्शन चौथा अपघटक। तो पारितंत्र में मानव है तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा अपना शाकाहारी। सॉरी गलती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सर्वाहारी, क्योंकि मानव शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। अगला प्रश्न, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा विषम परपोषी। तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मृतोपजीवी। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आते हैं? पहला शाकाहारी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा इनमें से सभी। तो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 परजीवी।